My name is Amit Kumar Srivastava. I am the faculty of कल फैकल्टी ऑफ एजुकेशन शास्त्री नगर। और आज हम लोग यूजीसी नेट ज़ियारत में कॉमर्स सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि आखिर ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस लिए क्रिएट हुआ, जिसमें सबसे पहले हम इसके बेस को समझते हैं। जैसे वर्ल्ड में 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। 1929 से 1932 सेकेंड वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन and 1939 to 1944 सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मतलब ये कि ये एक्सीडेंट एक ऐसा बेस क्रिएट करता है जो कि वर्ल्ड में WTO स्टेबल होने का एक वर्क जो है हमें दे सके, जिसमें जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ तो वर्ल्ड में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसके ख़त्म होने के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए बाधा बनी हुई थी, जिसमें विकास एक मुख्य आधार था। विकास करने के लिए व्यापार को बढ़ाने की ज़रूरत थी। कई देशों ने मिलकर के इस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए एक मीटिंग रखी। यह मीटिंग स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में रखी गई। जिनेवा में 23 देशों ने मिल करके इस मीटिंग को रखा। ये मीटिंग एक टेम्पोररी तरीके से थी, यानी इसमें कोई विशेष हम ये नहीं कह सकते कि परमानेंट व्यू थे। इट्स मीन्स कि इस टेम्पोररी कंडीशन में 23 कंट्रियों ने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं। इट्स मीन्स कि मैं आपके साथ जो है कुछ रिलीफ कर सकता हूँ, मैं आपके साथ इसमें रिलीफ कर सकता हूँ, या आपसे मैं ये रिलीफ ले सकता हूँ। इसके लिए 23 कंट्रियों ने जो एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट को हम गैट के नाम से जानते हैं। GATT 1947 गैट का पूरा नाम जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है। ट्रेड एंड टैरिफ जनरल क्यों? क्योंकि इस पर कोई परमानेंट रूल नहीं था। और टैरिफ क्यों? क्योंकि एक दूसरे कंट्री से जब दूसरे कंट्री ट्रांजैक्शन हो रहे थे उसमें जो टैक्स के रूल्स थे उसमें हम किस तरह का एग्रीमेंट एक दूसरे को पे बना सकते हैं जो एक दूसरे को रिलीफ दे सकता है। इसलिए गैट स्टेबल हुआ, लेकिन एक टेम्पोररी कंडीशन था। जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन बीतता गया, ट्रेड बढ़ता गया, और भी कंट्रियां इसमें इन्वॉल्व होती गई और ये सिचुएशन क्रिटिकल टू क्रिटिकल बनता गया। यानी अब एक टेम्पररी सिचुएशन के बाद एक परमानेंट सिचुएशन की नीड थी। इस नीड को पूरा करने के लिए 1986 में उरुग्वे राउंड की स्टार्ट हुई। उरुग्वे राउंड में उरुग्वे एक कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका में है, वहाँ पर ये मीटिंग रखी गई थी, इसलिए इसका नाम जो है उरुग्वे राउंड रखा गया। उरुग्वे राउंड में ये डिस्कशन किया गया कि अब जो टेम्परेरी हमारी संस्था है गैट, उसे हटाकर एक अस्थायी रूप में एक संस्था बनाई जाए। ये मीटिंग 1986 से लेकर 1990 तक चली, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि विकसित और विकासशील देशों में कुछ मतभेद थे जो कि उनके अपने हित थे, जिसके आधार पर वे अपनी मांगों को नहीं मान रहे थे। इसके बाद 1990 में जो कि गैट के प्रेसिडेंट थे उन्हें ये भार सौंपा गया, यानी कि प्रोफेसर डंकल को 1990 में गैट की जगह पर एक परमानेंट संस्था बनाने के लिए आमंत्रित किया गया कि वो सदस्य देशों से बात करके इसके लिए सहमति जताएं। और उन्होंने सभी देशों के साथ बात की। जो देश सेक्रीफाई कर सकता था जिस मामले में उसमें सेक्रीफाई कराया, जो देश जहां पर नहीं कर पाए थे उसको वो आधार देने की बात कही, तथा डंकल ने अपनी रिपोर्ट 1993 में दिया।
और इस रिपोर्ट के बाद विश्व के जितने भी देश थे वो WTO के लिए सहमत हैं, इसके लिए उन्होंने साइन करना शुरू किया। सबसे पहले 1994 में 123 देशों ने इसके लिए साइन किया, 123 कंट्री। इसे हम लर्न करने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि जब गैट स्टेबल हुआ था तो 23rd कंट्री जो है इस पर साइन किए थे, लेकिन जब WTO की साइन की स्टार्टिंग होती है 94 में तो 103 कंट्री जो है इस पर साइन करते हैं, यानी कि 23 एंड 123। इंडिया इस पर 1994 में 30 दिसंबर को सिग्नेचर करता है। इट्स मीन्स कि इंडिया जो है WTO का मेंबर 1934 को 30 दिसंबर को बनता है। और 1 जनवरी 1995 से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्क करना स्टार्ट कर देता है। मतलब अगर हम इसके हेड ऑफिस की बात करें, जिस तरह से गैट जेनेवा में स्थापित हुआ था स्विट्जरलैंड में, उसी तरह से WTO वहीं पर उसी प्लेस पर चेंज करके बना दिया गया, यानी कि WTO का भी हेड ऑफिस जो है ये जेनेवा में ही है। अब हम इसके कुछ कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, जिसमें इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1996 में सिंगापुर में हुई एंड 19 WTO मीटिंग 2013 में बाली जो कि इंडोनेशिया में है में हुई। सिंगापुर फर्स्ट मीटिंग एंड इंडोनेशिया 9th मीटिंग, एंड इसकी करंट मीटिंग जो कि 2015 में हुई है ये नैरोबी जो कि केनिया की कैपिटल है यहाँ पर हुई है। इसमें 2-3 पॉइंट्स को हम समझेंगे, जिसमें बाली के कॉन्फ्रेंस में सब्सिडीज को लेकर जो मैटर थे उसी का एक डिटेल हमें नैरोबी के केन्या मीटिंग में मिलती है। बाली में ये डिसाइड किया गया कि सब्सिडी को स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2018 तक इसको टाल दिया गया कि 2018 तक सब्सिडी के मैटर पर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन 2015 की मीटिंग में जो कि नैरोबी में हुई, उसमें भारत के ऊपर जो है इस तरह के कई दबाव दिए गए, जिसमें विभिन्न तरह की सब्सिडी को एक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था, जिसमें 2019, 2022 और 2023 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें उत्पाद को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के जो खर्च हैं उसमें सब्सिडी की बात है, उत्पादन में सब्सिडी की बात है, या किसानों को सब्सिडी देने से रिलेटेड है, या फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी देने की बात है। इन सभी सब्सिडी को एक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात जो है इसमें कही गई है। उसके बाद इसकी कुछ खास और हम बातों पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे WTO में वर्तमान में 162 मेंबर हैं, 162 मेंबर हैं वर्तमान में। और WTO की जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग ग्रुप है उसे हम मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ये सबसे बड़ी निर्णायक संस्था है। WTO विभिन्न उद्देश्यों के साथ जो है इसे विश्व में बनाया गया, जिसमें से कुछ की हम लोगों ने चर्चा कर ली कि बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस तरह से हम व्यापार को बढ़ा करके अन्य चीज़ों को सम्मिलित कर सकते हैं। जैसे व्यापार एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके बढ़ने के साथ साथ जो है हमारा ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा चीज़ें, या एम्प्लॉयमेंट भी हम इसमें ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट की चीज़ें ये तेज़ी के साथ बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कुछ औपचारिक रूप में WTO की उद्देश्य हैं, जैसे
increase the production and trade of goods and service, effective increasement in demand and employment, optimum use of world resources, acceptance the concept of sustainable development, increase in life standard, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे हम इस पॉइंट को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सेकेंड, effective increasement in demand and employment. Third, optimum use of world resource. Next, accept the concept of sustainable development. Increase in life standard. Increase the life standard. And last, security and protection of environment. एनवायरनमेंट। गैट से लेकर WTO तक जो हमने चर्चा की है उसको एक और परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे गैट या WTO का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, या WTO के और किस प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि गैट के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे गैट के समझौते से भारत के निर्यात में सालाना 1.5 से 2 अरब डॉलर की वृद्धि की आशंका है। इसके अलावा भारत कृषि जिंसों के लिए विदेशी व्यापार में अच्छा प्रतिस्पर्धा माहौल बना सकता है। भारत में कृषि पर दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती नहीं होगी, बल्कि सब्सिडी बढ़ाने की गुंजाइश रहेगी। इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से WTO के 9वें और 10वें मंत्रिमंडल सम्मेलन में हुआ, यानी कि बाली और नैरोबी की कॉन्फ्रेंस में इसका रिजल्ट जो है भारत को नकारात्मक रूप में मिला, जिसकी चर्चा गैट में हम बहुत पहले कर चुके थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिना बाधा के जारी रहेगी। इसका भी प्रभाव हमें 9वें और 10वें WTO के मंत्रिमंडलीय सम्मेलन में देखने को मिला है, जो कि नकारात्मक रहा। नई किस्म के पौधे तैयार करने वाले के हित में भारत में कानून होगा, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के पौधे हैं या ज्योग्राफिकल पौधे हैं या नई तरह के जो इनोवेशन है या निर्माण है, उसके संबंध में ये बात कही गई है। प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले जीन्स के पेटेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगले 10 साल के अंदर पेटेंट कानून बनाना पड़ेगा। इसका प्रभाव हमें जो बासमती चावल पर विभिन्न तरह के नियम अमेरिका द्वारा बनाए गए हैं वो हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। दवा, खाद्य उत्पाद और रसायनों के लिए उत्पाद पेटेंट्स प्रणाली 10 साल के अंदर लागू करनी पड़ेगी। यानी कि गैट की ये वार्ता हमारा पेटेंट्स के एक आधारभूत जो है संरचना की बात करता है। पेटेंट्स दवाओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि नहीं होगी और सरकार गैर वाणिज्यिक सार्वजनिक इस्तेमाल वाली दवाओं पर अनिवार्य लाइसेंस प्रणाली लागू कर सकेगी। दवाओं पर मूल्य नियंत्रण का अधिकार सरकार के पास रहेगा। अर्थात जैसा कि पहले से पता है कि
जो विभिन्न तरह की सामग्रियां हैं जिनके थ्रू दवा बनती है, उसमें ज़्यादातर जो कच्चे माल है, रॉ मटेरियल है, वो विकासशील देशों में पाया जाता है, जिसमें ज़्यादातर भारत जैसे देश में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग विकसित देश ले करके और दवाइयों या औषधियों के रूप में बना करके इन विकसित देशों को, विकासशील देशों को प्रोवाइड करते हैं। सरकार के पास यह अधिकार बना रहेगा कि वह किस प्रकार के विदेशी पूंजी निवेश को अनुमति दे, यानी कि जो एफडीआई की बात है, जो पोर्टफोलियो की बात है, उस पर किस तरह से रूल्स होंगे, ये सरकार जो है नियत कर सकती है। वस्त्र निर्यात के क्षेत्र में भारतीय कपड़ा आयात करने वाले देशों को 10 साल बाद कोटा प्रणाली समाप्त करनी पड़ेगी। इस तरह के तमाम प्रभाव जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिला है। इसके अलावा इसने भारत पे भी कई तरह के प्रभाव डाले हैं। जैसे भारत में पेटेंट्स व्यवस्था लागू करने में इसकी अहम भूमिका है, जो कि भारत में 2004 में बनी एवं 1 जनवरी 2005 से इसे लागू किया गया। जैसे उत्पाद पेटेंट्स अध्यादेश में विभिन्न तरह के प्रावधान किए गए, जिसमें कृषि रसायन व दवा कंपनियों को विशेष मार्केटिंग अधिकार, यानी कि EMR, एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग राइट्स। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एग्रोमेकिकल के क्षेत्र में पेटेंट्स आवेदकों के लिए मेल बॉक्स की सुविधा प्रदान की गई। भारत में EMR हासिल करने की इच्छुक कंपनियों को उत्पाद पेटेंट के लिए भी आवेदन करना होगा। इसके अलावा उसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश में पेटेंट और मार्केटिंग अधिकार प्राप्त होने चाहिए। EMR 5 साल की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। अध्यादेश में सरकार को अधिकार दिया गया कि वह सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए EMR के तहत आने वाले किसी भी उत्पाद के गैर व्यावसायिक इस्तेमाल का अधिकार EMR धारक के अलावा किसी अन्य को भी दे सकती है। सरकार को विशेष परिस्थितियों में EMR के तहत आने वाले किसी उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया। यानी कि ये जो प्रभाव है, ये हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन के कुछ कार्य भी हैं जो कि हमें कई तरह से प्रभावित करते हैं, जिसमें विश्व व्यापार समझौता एवं बहुपक्षीय तथा बहुवचनीय समझौते के कार्यान्वयन, प्रशासन एवं परिचालन हेतु सुविधाएं प्रदान करेगा। WTO विश्व को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहां पर सभी लोग व्यापार से संबंधित अपने निर्णय या डिस्कशन कर सकते हैं, एक मंच प्रोवाइड करेगा। विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों एवं प्रक्रियाओं को प्रशासित करेगा। व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों एवं प्रावधानों को लागू करेगा। वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से सहयोग करेगा। विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करेगा। अर्थात जब 45 में तृतीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो पूरा विश्व जो विभिन्न तरीके से त्रस्त है, वो व्यापार तथा वित्त के क्षेत्र में विभिन्न तरह के प्रयास करता है, जिसमें ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष का निर्माण होता है। इसके साथ साथ 47 में गैट भी स्थापित होता है। इन तीनों के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होने की वजह से जो भी वित्त की समस्या होती है, वह वर्ल्ड बैंक, IMF तथा WTO मिलकर तीनों इसको एडजस्ट करते हैं और कई तरह की जो समस्याएं हैं व्यापार में, वो समाप्त की जाती है। WTO को इन सभी परिप्रेक्ष्य में देखने के बाद हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से विश्व की अर्थव्यवस्था पर WTO एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। भारत के साथ भी इसका महत्वपूर्ण रोल दिखाई देता है, विशेषकर 1991 के बाद जब भारत GLMP को स्वीकार करता है, उसके बाद विश्व की अर्थव्यवस्था में इसका एक महत्वपूर्ण रोल रह जाता है। जैसे कि अगर हम लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो भारत ने इस तथ्य को औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि गैट व उसका स्थान लेने वाले विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण करने से भारत लाभान्वित रहा है। इसके अलावा कई तरह के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें विकसित देश विभिन्न तरह के नियमों को बना करके अपनी मनमानी जो करते थे, वहाँ विकासशील देशों को अपने मत रखने में एक महत्वपूर्ण मंच ये हमें WTO के माध्यम से मिला।
इस संबंध में सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया कि 1994-95 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना से पूर्व भारत का वार्षिक निर्यात जो लगभग 26 अरब डॉलर था, उसे 2002-03 में दोगुना कर दिया गया, जो नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है। ये मंदी के समय में भी भारत इस परिप्रेक्ष्य को अच्छे से महसूस करता है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के सर्वाधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र अनुच्छेद का लाभ भी भारत को हो रहा है। WTO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004 में भारत के वस्तुगत निर्यात में 73 अरब डॉलर के रहे हैं। यह वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा 27% अधिक है। लेकिन अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत वर्तमान स्थिति में WTO से कई नुकसान झेल चुका है, जिसमें सब्सिडी के मुद्दे पे विशेषकर भारत को ये आघात लगा है, जिसकी शुरुआत बाली सम्मेलन में जो सफलतापूर्व इसको टालने के साथ हुई थी, उसे 2015 में जब नैरोबी कॉन्फ्रेंस हुआ, वहाँ भारत को ये मुश्किलें झेलनी पड़ी, जिसमें सब्सिडी का जो मैटर है, जिसमें किसानों को हम विभिन्न तरह की सब्सिडी प्रदान करते हैं, जिसमें खाद उर्वरक से रिलेटेड या अन्य जो सब्सिडी है, उन सब्सिडी को रोकने की बात की गई है, जो कि कई देशों में अलग अलग प्रकार से दिया जाता है और अन्य देशों पर इसका कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या तथा GDP की जब तुलना की जाती है, उस परिप्रेक्ष्य में भारत तथा अन्य देशों का जो संबंध है वो काफ़ी अलग हो जाता है। जैसे अमेरिका की जो सामान्य किसान है, वह भी अपनी जीविका के लिए अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा रोल रखते हैं। इसलिए अगर GDP का कुछ प्रतिशत हम किसानों को देते हैं, तो वहीं अमेरिका के किसानों को अधिक सब्सिडी मिल जाएगी और वहीं भारत के किसानों को बहुत ही सूक्ष्म सब्सिडी मिलेगी, जिससे भारत के न सिर्फ उत्पादन में कमी आएगी, बल्कि इसके साथ साथ मुद्रास्फीति की समस्या को भी झेलना पड़ेगा और यह नियंत्रित रूप से तथा नियमित रूप से हमारे साथ चलता रहेगा। इसका प्रभाव न सिर्फ विदेशी निर्यात में पड़ेगा, बल्कि अन्य आंतरिक भागों में भी पड़ेगा। एक दूसरे राज्यों में जो विभिन्न तरह की कीमतें हैं, उनमें एक विशेष परिवर्तन पाया जाएगा, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो निर्यात होता था, उसे सरकार सब्सिडी के माध्यम से मूल्य को कम कर देती थी। लेकिन अब यह कमी अब एक असामान्य परिस्थिति रहेगी और विभिन्न तरह से भारत को प्रभावित करेगी। भारत सरकार ने देश के आयातों पर से सभी वस्तुओं से परिणामात्मक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन के एक फैसले के परिप्रेक्ष्य में भारत ने अमेरिका के साथ इस आशय के साथ 1999 में एक हस्ताक्षर किए। उल्लेखनीय है कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों को पूरा करने के लिए हाल ही के वर्षों में भारत सरकार ने लगभग सभी उत्पादों के आयात में परिणामात्मक प्रतिबंध लगाए हैं। इसका कई रूपों में हमें संबंध दिखाई देता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का भारत के निर्यात तथा आयात पर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम WTO की बात करें तो विभिन्न तरह के और आंतरिक नियम हैं, जैसे कि ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें विभिन्न तरह के बौद्धिक जो संपत्तियां होती हैं, उनके पेटेंट से संबंधित नियम को इसमें दर्शाया गया है। इसके अलावा ट्रिप्स, जिसमें ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजरमेंट की बात कही गई है, अर्थात एंड ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजरमेंट, अर्थात कि विश्व में किस प्रकार के मेजरमेंट होंगे, यानी कि निवेश की जो नियम प्रणाली होगी, चाहे वो FDI से संबंधित हो या पोर्टफोलियो से संबंधित हो, उसके नियम कानून किस तरह से प्रभावी हो सकते हैं। WTO के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो भारत का भविष्य में इसका एक रोल वो भी बहुत सुखद नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तमाम तरह के प्रयासों के बाद हम आशा रखते हैं कि WTO में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हम लोगों ने WTO पे जो डिस्कशन किया, ये आपको डिफरेंट तरह से बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें UGC कॉमर्स पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ आपको ये डायरेक्ट यहाँ से आंसर मिल सकता है। मेरे अगले एंड आई होप कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये समझ में आया होगा क्लास। और मेरी अगली क्लास जो है आप kalpeducation.com एवं स्टडी खजाना पर लॉग इन कर सकते हैं।